व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं हमेशा फ्रंटलाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे। पानामा लीक्स का तूफान अभी बरपा है। प्राइम मिनिस्टर ने इंग्लिस्तान जाकर ख्वाब इलाज के लिए गए हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी करते हैं, लेकिन इंग्लिस्तान जाकर उन्होंने इस मामले को और इंटेंस किया है। जुडिशल कमीशन जो बनाया गया है हुकूमत की तरफ से, उसको रिजेक्ट कर दिया है जस्टिस उस्मानी की सरबराही में, क्योंकि उनकी अहलिया के मतलब ये कहा जाता है कि वो नून लीग से उनकी वाबस्तगी है। गो के उन्होंने कल रिज़ाइन कर दिया नून लीग से, लेकिन पीपल्स पार्टी PTI सब ने इसको रिजेक्ट किया है। आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसहाक डार साहब ने कुछ लीडरान जो है उनसे गुफ्तगू की, उनसे बात की इसी इशू को लेकर। में शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं, आज के इस प्रोग्राम के भी स्पेशल मेहमान शेख रशीद साहब, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इसी शो के अंदर। हमें जरा बता दीजिए कि इसहाक डार साहब ने आज आपसे क्या गुफ्तगू की है पनामा लीक्स को लेके। देखें, गुजारिश ये है, मुझसे उन्होंने बात नहीं की क्योंकि अब मुझे क्लियर करना पड़ रहा है कि इलेक्शन इस्लाहात की मीटिंग थी, इलेक्शन रूल्स एंड प्रोसीजर्स की, उसको ख़त्म करने के बाद उन्होंने सब जितने पार्लिमानी लीडर थे और पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बात की। इसमें सेनेट के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम जनाब अली, हमने ये इस पे सोचो विचार कर रहे हैं, हम चाहते हैं सब लोग ऑन बोर्ड हों। उन्होंने नाम लिए बगैर इस किस्म का इजहार किया कि हमारा चीफ जस्टिस साहब से भी रब्ता हुआ, लेकिन वो शायद कायल नहीं है, और उस्मानी साहब के बारे में हमारी सोच है। जब उनको ये बताया गया कि उन राइटर को उनकी बेगम ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने रिज़ाइन दे दिया है, वो बड़े परेशान हो गए। उनके साथ जायद साहब भी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर, वो इससे भी ज़्यादा परेशान हो गए जब मैंने उनको कहा कि इस किस्म की अखबार में ख़बरें हैं कि वो PCO के भी जज रहे हैं 2000 सिंध हाई कोर्ट में, अगर ये ख़बरें गलत हैं तो इसकी भी तस्दीक करें। लेकिन उनके पास इन दी एंड जवाब कोई नहीं था। यूनानी मसली सब लोगों की ये राय थी कि चीफ जस्टिस के नीचे ये बेंच बने, और एक आधे मेंबर को छोड़ के कोई मेंबर इस बात के हक़ में नहीं था कि चीफ जस्टिस से अलादा कोई रिटायर्ड जज का बेंच बने। और उसमें बुनियादी बात जो है वो 99% एक आदमी अगर ना हो तो मैं कह नहीं सकता इस बात के हक़ में थे कि चीफ जस्टिस के नीचे ये बेंच बने। शेख साहब, अगर हुकूमत ने चीफ जस्टिस के नीचे ना बेंच बनाया तो आपके नजदीक क्या हो सकता है? तहरीक शुरू हो सकती है कोई, या क्या हो सकता है? देखिए, माजरत के साथ मैं चाहता हूं, जैसा आपने शुरू में कहा, अगर नवाज शरीफ साहब बीमार हैं तो अल्लाह उनको सेहत दे। आप मुझे बताएं, इस मुल्क का यार प्राइम मिनिस्टर है, कोई मजीद मिस्त्री तो नहीं है कि ना उसे किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो गुलदस्ता भेजा बीमारी का, जो बुके हमारा ट्रेडिशन है, ना फजाइया वालों ने भेजा, ना नेवी वालों ने भेजा। इवन सदर ममनून हुसैन ने फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की, किसी सऊदी अरब के किंग ने खैरियत दरियाफ्त नहीं की, और टर्की हमारा दोस्त और उनका बहुत खासुल खास है, उसने नहीं पेश की। तो अगर ये बीमारी सियासी है तो उसका हल पाकिस्तान में है, उसका हल मुल्क से बाहर नहीं है। और अगर बीमारी है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और जो मैंने कहा है मैं वो आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि आपकी क्या कानूनी हैसियत है इसहाक डार साहब, आप मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, इस मुल्क में किसी के पास नोटिफिकेशन जारी करने की अथॉरिटी नहीं है। ये 20 करोड़ बैंगन, आलू, घिया, कद्दू, टिंडे, उनके भी कोई रोल करने का तरीका होता है। टक छाप को भी पता होता है कि अगर बड़े मियाँ आज नहीं आए, बीमार हो गए, तो छोटे मियाँ के पास ये इख्तियारात है। छोटे मियाँ किसी अमेरिकन काउंसलर से को इंटरव्यू दे रहे हैं एक ऐसे काबिल एहतराम घर में जिसकी लीगल पोजीशन अभी क्लियर नहीं है। और ऐसे आलम में जब ये सारी सूरत हाल बनने जा रही है, और मैंने इसहाक डार साहब को कहा आपने कब्जा कर लिया भाई, पीछे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उन्होंने कहा अल्लाह की शान है, जिसको अल्लाह इज्जत दे। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह की शान है, शायद वो अल्लाह के यहाँ देर है, धेर नहीं है। और जहाँ तक के इस केस का तल्लक है, ये ऑफशोर कंपनी मेरी है जी। अगर इनकी है तो ये बताएं पैसे कहाँ से आए। ये शेख रशीद की है, 19 करोड़ लोगों की है, पैसा मेरा गया है, मेरे लोगों का गया है। अगर इनका गया तो ये बताएं कहाँ से लेकर गए। हम ये कहते हैं कि हमसे जो टैक्स और हमसे जो कमीशन, हमसे जो डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने चोर बाजारी और लूट मार कायम की हुई है, ये उसका पैसा है। अगर इसका नहीं है तो चीफ जस्टिस के नीचे बेंच बिठाएं। और मुझे यकीन है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ धोए हुए हैं, हमारे हाथ करप्शन में नहीं है, हम पाक साफ हैं, हम गंगा नहाए हैं, फिर तो ज़रा सा भी डर नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी पार्टियों का मसला नहीं है जी।
ये सारी की सारी बड़ी पार्टियां नवाज शरीफ के साथ चली जाएं, अवाम के ज़हन में एक कांटा अटक गया, सुई अटक गई है अवाम की। फर्स्ट टाइम कोई धरना दे या ना दे, कोई सड़क पे आए या ना आए, कोई उनकी हमायत में जाए या ना जाए, कॉमन मैन ने फील कर लिया कि यार ये तो बहुत ही ढीठ हो गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, किसी पाकिस्तानी ने इल्जाम नहीं लगाया और एक दूसरे पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। सियासतदान जलसा और जुलूस खेल रहे हैं। बात बिल्कुल वाज़ेह है और काश मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता। मेरी सियासी तारीख में इतना वाज़ेह बयान अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कभी नहीं दिया कि नवाज शरीफ के रेजिग्नेशन का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। और करप्शन में, यह स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है, हम करप्शन में किसी के साथ नहीं खड़े और करप्शन का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब का कौन करेगा जी? हमारे दोस्त कायरा साहब तो नहीं कर सकते, वो तो उन 28 आदमियों का नहीं कर सके जिनके बारे में सारे पलंदे हैं। और आज वहां डिस्कस हुआ ये बात भी जो चौई निसार साहब ने कर रहे हैं कि भाई इनकी फाइलों पे फाइलें, फिर लोगों को हक हासिल है वो कहें कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिसकी फाइल है जनाब उसको ट्रायल होने दें। जिसने फक्की, जिसने गाजर खाई है उसको फक्की मिलनी चाहिए ना। जिसने बदहजमी का माल अंदर किया है उसको माजून मिलनी चाहिए। और अब सूरत हाल इस कदर बदलती जा रही है। मैं सारी कौम के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं, दो ही अब तरीके रह गए हैं। तीन क्या केस है? अवाम, जजेस, चीफ जस्टिस साहब और फौज। और उन्होंने मुझे इशारा किया, आज बड़ा ही अजीब किस्म का सेशन था। इसहाक डार साहब ने कहा आप शाम के प्रोग्राम में रोज फौज का, हम रोशनदान से, कि पता नहीं क्या नाम लिया इसहाक डार साहब ने, रोशनदान से आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, आप रोज हमें फौज से डरा रहे हैं। मैंने कहा मैं वाहिद आदमी हूं जो हर रात को कह रहा हूं फौज ना आए। आज मैंने इस पार्लिमानी जिसमें सारे लीडर थे, मैंने कहा आप आज भी मेरा शायद कामरान के साथ इसहाक डार साहब प्रोग्राम सुन लेना, मैं कहूंगा मत आए फौज, होने दें इनको जलील। लेकिन ये मुल्क चलेगा कैसे जी? यहां एक छोटू ने पंजाब की गवर्नमेंट को हाईजैक कर लेता है और अगर कोई लंबू आ गया तो फिर क्या बनेगा? देखो ना, अगर छोटू हमारे लिए सुपर पावर है, अगर छोटू हमारे लिए सुपर पावर है तो फिर लंबू तो हमारे लिए बैनुल अक़वामी कुव्वत हो जाएगी जी। हम किधर जाएंगे? सो अल्टीमेटली लोग लंबू कौन है? लंबू कौन होगा? मैंने कहा कि मैं कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ये कहूं। जी सर, पहले मुझे बात खत्म करने दें। मैंने डार साहब को कहा कि आज 8 बजे सुन लेना कि मैं सारी फौज को कहूंगा कि मत आए, लेकिन इन चोरों को तो पकड़वाए ना। अगर शेख रशीद चोर है तो पकड़ो, इसहाक डार चोर है तो पकड़ो। ये मैं फरमाइशी प्रोग्राम कर रहा हूं, जो वहां का है उसको कहा 8 बजे सुन लेना कि अगर चोरों को नहीं पकड़ा गया तो फिर चौकीदारों को आने से कौन रोक सकता है? शेख साहब, एक तो बड़ा शुक्रिया, आपने पार्लियामानी कमेटी में पब्लिसिटी कर दी प्रोग्राम की हमारे। और दूसरा ये कि लंबू से क्या मुराद है आपकी? लोग, मुझे तो समझ आ गई है, आम लोगों के लिए पूछ रहा हूं मैं। और भाई बाज लंबे कद वाले भी बाज जगह लिए जाते हैं ना, उनका एक स्पेशल हाइट का होना जरूरी होता है। जो बेवकूफों के लीडर हैं उससे तो जुम्मा बाजार लगा हुआ है यहाँ पे। और अगर लंबू से मुराद आपकी फौज ही होगी ना सर? बात तो फिर अगर कोई जी, मैं तो नहीं कह रहा, मैंने तो कहा मत आए ये। और डार साहब ने कहा कि हम रोज 8-10 बजे आपको रोशनदान से देख रहे हैं। ये अगर रोशनदान है जनाब तो इसको रोशनदान रहने तो बड़ा दरवाजा ना खुल जाए। वाह, जबरदस्त। शेख साहब, लगता है बड़ी मोहब्बत भरी बातें हुई हैं डार साहब से। उन्होंने भी शिकवे किए हैं और आपने भी जो है वो अपने थोड़े से गम गलत किए उनके साथ। जी नहीं, गम क्या गलत किया ये? तो डार साहब की 4 गवर्नमेंट है सर जी। जी देखिए ये इसी में खुश है। इसका तो दिल करता होगा 2 महीने नवाज शरीफ उधर ही पड़ा रहे। आप मुझे बताएं, आज ये फैसला करते हैं, उसका नोटिफिकेशन ये फाइल लेके जाएंगे जी, फैक्स पे आएगा जी काम। ओ यार, 19-20 करोड़ के मुल्क का किसी का नोटिफिकेशन जारी कर दे नवाज शरीफ साहब, ईमेल पे ये मुल्क नहीं चलेगा। फैसला करो कि हमारा हाकिम कौन है। राइट शेख साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब, अगर ये मान ली जाए आपकी बात या लोगों की बात, बीमार नहीं है तो फिर इंग्लैंड क्या करने गए हैं? अगर बीमार नहीं है, इंग्लैंड में क्या हाल है पैनामा लीक्स का आपके ख्याल में? क्यों गए इंग्लैंड अगर बीमार नहीं है?
देखें, इंग्लैंड में तो पहले ये गलती कर चुके हैं, ये गया वहाँ मॉस्को है, और अगर खबर नहीं निकली तो मॉस्को में क्यों गए हैं, सवाल ये है। इंग्लैंड तो इनका सेकंड घर है जी। देखें, इनका घर वहाँ पे है, इनका अकाउंट उन पे है, इनकी बच्चे वहाँ पे है, इनका बिजनेस वहाँ पे है, हत्ता कि इनके कपड़े भी यहाँ टंगे हैं। इस्लामाबाद में तो घर ही कोई नहीं, सरकारी घर है। जिस दिन खाली हो गया तो फिर पता नहीं किसके घर में जाएंगे, अल्लाह को पता है। क्योंकि इस्लामाबाद में इनकी कोई चीज नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूं। ये सारी चीजें इनकी लंदन है, और मुमकिन है, मुझे मालूम नहीं दूसरे मुल्कों का, ये तो खुद इन्होंने तस्लीम किया है। मैं वैसे ही कहूंगा तो वो इल्जाम हो जाएगा। ये मुल्क इन हालात में माजरत के साथ ऐसे नहीं चल सकता। देखें, इंडिया ने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट कर लिया है कि इंडिया अमेरिका के, ये मोदी जो है ये कोई गांधी या नेहरू या इंदिरा गांधी या जोरालाल नहीं है। इसने अमेरिका के साथ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए पैक्ट किया है कि अमेरिकन बेस, नेवल, फजाइया और आर्मी के ये यूज कर सकेंगे। हमारे बॉर्डर पे एक्सरसाइज शुरू की हैं। राइट। चाइना कॉरिडोर आज सारी दुनिया कह रही है। इसहाक डार साहब को मैंने कहा घबराए नहीं, चाइना कॉरिडोर पर सारी कौम यूनाइटेड है। ये अलग बात है कि आपने चाइना कॉरिडोर की मीटिंग में भी माइनस शेख रशीद जो नोटिफिकेशन जारी किया कि सब मेंबर आए, माइनस शेख रशीद। क्योंकि मैं तो चीन को उस वक्त जानता था जब चो एन लाई था, जब मौजे तंग था। आप कल की सियासी पैदावारें हैं। मैं तो उस वक्त भी मौजे तंग और चो एन लाई के साथ खड़ा था, और आज भी चीन के साथ खड़ा हूं। आप हैं जो लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स को भी मजरू कर रहे हैं और कौम को भी जलील और रुस्वा कर रहे हैं। सारी दुनिया ये कहने के मानने के लिए तैयार नहीं है। सारी दुनिया कहती है केस ठीक है, हमारे मुल्क में लोग कह रहे हैं जी गलत है, जी ये वजीर कह रहे हैं गलत है, और वजीर कहते हैं जी हमें सारी चीजें कबूल हैं, हमें सारी चीजें कबूल हैं, लेकिन ये कबूल नहीं है, ये कबूल नहीं है कि ये बेटे जो हैं ये बेटों का बिजनेस है। और यार खुदा के बंदो, 62-63 शेख रशीद के लिए आया। इस पाकिस्तान में 62-63 के तहत 85 में फुल बेंच बना शेख रशीद के लिए कि इसकी दाढ़ी नहीं है, सोमो सलात का पाबंद नहीं है, चौथा कलमा सुनाओ, छठा कलमा सुनाओ। इनसे तो दुआए कुनूत सुनी जाए तो मेरा ख्याल है शायद डार साहब तो कर दे, नेक आदमी है, आधे बंदों को तीसरा कलमा ही नहीं आएगा, चौथा छोड़े परे। क्या क्लासिफिकेशन ये है कि 6 कलमे आते हो, नमाज जनाजा आती हो, दुआए कुनूत आती हो, ये नहीं, और माल सारा लूट करके ले जाएं और कहें जी बड़े पारसाल हो गए। ये बात इस तरह खत्म नहीं होगी जी। शेख साहब, बात फिर किस तरह खत्म होगी? मतलब आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब अब लंदन में रुकेंगे जब तक बात खत्म नहीं होगी? जो ये बात, यही सवाल इसहाक डार साहब, यही सवाल इसहाक डार साहब ने पूछा। मैंने कहा मैं आपको मुफ्त मशवरा देता हूं कि इसकी क्रेडिबिलिटी तब बनेगी कि अगर आप चीफ जस्टिस के नीचे बेंच बैठाएंगे, TR तय। ये कैसे हो सकता है? बाप बेटे का जज चुनेगा जी। ये बात जो मैं पहले दिन से रो रहा हूं कि बाप बेटे के बारे में तय करेगा कि इसको किस कानून और जाब्ते के तहत हैंडल करना है। सर, सारी असम्बली के मेंबरान पे सख्ता तारी है, और ये लोग बार बार मुझ पे इल्जाम देते हैं। ये कहते हैं देखें 2 वजीरों ने कहा है, जोई निसार साहब ने कहा कि एक साजिश है हमें इक्तदार से हटाने की। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, जिस मुल्क का वजीर दाखिला ये स्टेटमेंट दे, इसका मतलब है वाकई कुछ होने वाला है। मैं कहता तो लोग समझे चले यार ये तो कहता ही रहता है। इसहाक डार साहब ने फरमाया कि आईनी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सेंटर फॉरवर्ड है दोनों नवाज शरीफ के, दोनों ये कह रहे हैं। और खुद उनका भाई जो कि इस मुल्क का जॉर्डन की तरह नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि जॉर्डन में भी सारे लोग समझते थे, अब मुझे नाम भूल गया उनके भाई का, इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान से शादी की थी, कराची से। लोग समझते थे इसको इक्तदार शिफ्ट होना जा रहा है। अच्छा। इक्तदार किसी और को शिफ्ट हो गया, बीमारी का केस था। नवाज शरीफ साहब को क्या खतरा है सर? मुझे समझ नहीं आ रही बात। उनको खतरा किससे है? फौज किससे खतरा है उनको? देखिए, इस मुल्क में तो किससे खतरा हो सकता है?
ये अबरलूद अलमाओं से तो ये डरने वाले नहीं है बिजनेसमैन, किससे और ये सारे मेंबर तो देखें ना, खतरा किससे हो सकता है? खतरा उनसे हो सकता है फौज से, जिनके पीछे इन्होंने अपनी एजेंसियां लगाए दी हैं। यानी ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि एजेंसियां लगा दी गई हैं मरकजी सिविल गवर्नमेंट की कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, और अगर किसी ने करना है और आना है और होना है तो ये ट्रैफिक सिग्नल पे तो नहीं रुकना। उस दिन भी मैं वहीं था, प्राइम मिनिस्टर के पास सिगार पी रहा था जब ये सारे आए, लोग भाग रहे थे इधर उधर, तो मैं उधर सीढ़ियों पे स्लीपर उतार के क्वाटी जप्पल और सिगार पी रहा था। मुझे उन्होंने कहा आप तो घर जाएं। मैंने कहा यार मैं क्यों घर जाऊं, बड़ी मुश्किल से तो ये। जी सर। सो अब जो हालात हैं, कब की बात है सर ये? कौम को ये कह रहे हैं जनाब, ये जब नवाज शरीफ जिस दिन फौज दाखिल हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 90, अच्छा मैं उस दिन की बात कर रहा हूं, मैं नहीं वाज ए प्राइम मिनिस्टर। और अब जो बातें की जा रही हैं आप देखें, जरा इस पे गौर फरमाएं, ये बातें किस किस्म की कर रहे हैं। फरमा रहे हैं जनाब अली के ये मैं जुडिशल कमीशन बनाने जा रहा हूं और मैं आके इससे दुगनी तरक्की करूंगा, और जनाब अली उन्होंने फरमाया कि हमारे हाथ साफ हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर का बेटा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो क्या कोई इसकी सेठी साहब का बेटा, ये इस सेठी की बात नहीं, अल्लाह दीता सेठी की बात, अल्लाह दीता सेठी का बेटा करेगा। अगर आपने टैक्स बचाना है तो और क्यों टैक्स देगा कोई? और अगर ऐसे खतरात होते, अगर ऐसे वाकई खतरात होते जैसे आप महसूस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा तो मैदान कभी भी सजा हुआ उनको नहीं मिल सकता। कोई आपकी मकबूलियत नहीं है, कोई आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है। नवाज शरीफ साहब लंदन में रहेंगे, लंदन में रहेंगे नवाज शरीफ साहब, अनलेस के क्या होगा वो पाकिस्तान वापस आएंगे। वो देखें क्या सिग्नल मिलेगा उनको तो वापस आएंगे। देखें आप फिर ये अपने बयानात सुनाए ना कौम को। एक वजीर दिफा कह रहा है 1.5-2 महीने लग जाएंगे, एक वजीर कह रहा है लाहौर का कि 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, एक फैसलाबादिया कहता है कि 1.5 हफ्ते में आ जाएंगे। मुझे नहीं पता वो कब आएंगे। मैंने तो आम सी बात की है कि अगर अल्लाह उनकी सेहत खराब है तो अल्लाह उनको सेहत दे, और ये सारे अदारे और ये सारे गवर्नर और सारे ये वजीर ये जाएं यार बुके लेके, कोई फोटो लगे, उनकी फोटोएं तो अजीब लग रही हैं। वो तो होटल के बाहर आधा घंटा खिताब फरमा रहे हैं, और अगर होटल के बाहर वो आधा घंटा खिताब कर रहे हैं तो इसके बावजूद बाज़ का सियासतदान की ये कमजोरी होती है, वो अपनी बीमारी को छुपाता है। अगर वो छुपा रहे हैं, अल्लाह इसके बावजूद उनको सेहत दे। पर ये एटॉमिक मुल्क किसके हवाले साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आई इस सारे एपिसोड में, एक बात समझ नहीं आई। अगर नवाज शरीफ साहब बीमार है ना, तो चौधरी निसार ठहरे हुए थे चर्चिल होटल में, तो नवाज शरीफ साहब की इयादत करने के लिए चौधरी निसार को उनके घर जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब गए चर्चिल होटल उनको मिलने, ये समझ नहीं आई बात, वो क्यों गए उधर उनको मिलने? मैंने भी ये बात नोट की, मैंने भी ये बात नोट की कि पार्क लेन से चर्चिल होटल मैंने देखा हुआ है, ये कमरलैंड के बिल्कुल नहीं इस तरफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में चर्चिल होटल मैंने देखा हुआ है जी। एक्चुअली इनको ये कॉन्फिडेंट लूज कर चुकी है, मॉरल क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जिस हुकूमत की मॉरल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, उसके पीछे सारी दुनिया आ जाए, सारी सियासी पार्टियां नवाज शरीफ को कह दें, उसकी मॉरल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। उसके अंदर उसके दिल और दिमाग पे एक स्टैंप लग गई है कि हाँ मेरे बेटों ने ये रकम किस तरीके से लगाई है, या इसके बेटों को पता है, या इनके बेटों को पता है, या इनको पता है। कौम से वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मसला अफवाहें हैं कि एक और केस आ रहा है 8-10 दिन में, एक और केस इसी किस्म के आ रहे हैं। और अगर ये केस ही आने हैं तो फिर बड़ा केस जो है ना, अगर ये मुल्क ईमेल के जरिए चल सकता है, अगर ये मुल्क ईमेल से चल सकता है, तो फिर माजरत के साथ ये मुल्क किसी तरीके से भी चल सकता है। जमहूरियत आपने बार गाग फंसाने के लिए रखी हुई है, जमहूरियत आपने कमीशन खाने के लिए लटकाई हुई है, जमहूरियत आपने। जी सर, सही हुक्म। मैं सर ये कह रहा हूं कि जरदारी साहब से क्या सपोर्ट मिल सकती है उनको, लंदन में वो भी हैं, मिल सकती है कोई सपोर्ट या नहीं मिल सकती? जरदारी की टोटल सपोर्ट है। और सर जी मैं तो क्या के थक गया इस मुल्क में कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और मैंने कल क्या आज फिर कहता हूं कि एतजाज एहसन, खुर्शीद हसन शाह, रजा रबानी उनकी गुड बुक में नहीं है।
उसको ये पसंद ही नहीं था कि खुर्शीद शाह लीडर ऑफ अपोजिशन हो, मजबूरी के तहत उसने रजा रब्बानी को बनाया। और एतजाज एहसन जो है वो जाहिर है, देखें उम्र के इस हिस्से में अगर शेख रशीद ने इस उम्र में सच नहीं बोलना तो लानत है शेख रशीद की सियासत पे। और अगर एतजाज एहसन ने, जो मुझसे भी बड़े हैं, अगर उन्होंने अपने प्राइम टाइम में कौम को, तो ये पीपल्स पार्टी तो तबाह हो चुकी है। सिंध में भी क्या होने वाला है जी, क्या कर रहे हैं मैक्सी और क्या कर रहे हैं तालपुर और क्या कर रहे हैं मखदूम और क्या कर रहे हैं बजरानी, ये अखबारों की जीनत बन रहा है। वो शेख साहब से हमारी बातचीत जारी है। पूछना ये है कि अगर एक तो उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात बताई है कि 8 दिन बाद हुकूमत का एक और बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है, शायद इस वजह से प्राइम मिनिस्टर बाहर है। मतलब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू शेख साहब का, ये बात सही है गलत हुई तो मजीद डिटेल पूछ लेते हैं। इमरान खान साहब 24 को क्या करेंगे, शेख साहब उनके साथ हैं या नहीं है, किस हद तक ये धरना जाएगा रायवंड तक या सिर्फ बातों बातों में बात खत्म हो जाएगी। एक ब्रेक के बाद वापस, इसलिए वो जरदारी साहब की लाइन के अलावा कहीं जा भी नहीं सकते। तो जरदारी साहब जो है अगर उनको वो सपोर्ट दे रहे हैं, ख्वाह खुर्शीद साहब जो भी कह रहे हो, रजा रब्बानी कुछ भी कह रहे हो, तो नवाज शरीफ साहब बच गए हैं ना उस लिहाज से। तो फिर हम आप क्यों इतना वो इस बात पे उठा रहे हैं मामला। पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है और मुझे तो लगता है लंदन में वो गए भी इसलिए कि शायद जरदारी साहब से मुलाकात हो जाए, खुफिया ही सही, बाद में बात खुल जाएगी। लेकिन जरदारी साहब से की सपोर्ट तो बड़ी ज़रूरी होगी है नवाज शरीफ साहब के लिए और हेल्पफुल होगी सियासी लिहाज से। जी शेख साहब देखें, अब खुर्शीद शाह और एतजाज एहसन ने असम्बली में कहा कि हमें चीफ जस्टिस के नीचे के जज के अलावा कुछ कबूल नहीं है। ठीक है, अगले दिन देखें एतजाज एहसन के लिए मुश्किल होगा अपनी आवाज़ को बदलना, लेकिन खुर्शीद शाह की मजबूरी हो सकती है। रजा रब्बानी सेनेटर स्पीकर है इसलिए वो कोई बात नहीं करेगा इतनी। खुर्शीद शाह ने स्टैंड बदला कि हमें जनाब अली असम्बली के अंदर एक कमेटी बनानी है। यार क्या बातें कर रहे हो, अरबों रुपए की चोरी है और ये असम्बली को आगे ही इसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है, आगे ही इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसका कोई इमेज नहीं है और तबाह करने लगे। जो आदमी इस केस में दरूने खाना इंदरूने खाना नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट करेगा वो अपनी सियासत में मुंह काला करवाएगा। और आसिफ जरदारी आप कह रहे हैं मुलाकात, पिछले इतवार से लेके इस इतवार तक 7 दिन से आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के साथ अपने दोस्तों के जरिए राब्ते में। रहमान मलिक साहब ने पहली पूरी कोशिश की कि मुख्तदर हलकों को गोली दे सकें, उनको बोर्ड कर सकें, उनको कहें जनाब अली के उसको आने दो और मसले जो है उन्होंने कहा यार हमारा मसला नहीं आए या ना आए, अगर वो कानून को मतलूब है तो कानून जाने और वो जाने। अब ये मसला जो है यकीनी तौर पर 3 बड़ी पार्टियां जो हैं वो फौज के साथ नहीं खड़ी हुई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। और ये तीनों का एजेंडा ये है कि इस मुल्क में फौज को आइसोलेट कर दिया जाए, फौज को किनारे लगा दिया जाए, फौज को दीवार के साथ लगा दिया जाए। और वो फौज जो इंडियन के कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करने के बाद भी वजीर आजम की सपोर्ट नहीं ले सकी। आप देखें लंदन में जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने उसके नाम आने पे चेहरा उनका फक हो गया। और वो अमेरिका क्यों नहीं गए, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अमेरिकन की पूरी प्रेशर पाकिस्तान पे ये है कि अमेरिका पाकिस्तान में ये स्मार्ट हमारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, जो लाइट एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, और हमारा चाइना कॉरिडोर जो है उसे किसी सूरत में कबूल नहीं। वहां वो ऐसे लंगड़े लूले लीडर चाहता है जो ये समझें कि शायद इक्तदार का चश्मा या मंबा अमेरिका से आता है। और उनकी जुर्रत का अंदाजा आपने कर लिया कि अमेरिकन काउंसलर को कहीं अपने मैंने टीवी पे फुटेज देखी है जी, ये नहीं मुझे याद किस चैनल पे देखी। अच्छा, ओ बाबा खुल के मिलो, अल्लाह के फजल से पाक फौज यहां मौजूद है। मैं पहले कह चुका हूं नहीं आना चाहिए, फौज को किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए, लेकिन चोरों को, लुटेरों को, कमीशन खोरों को, गद्दारों को, गैर मुल्की एजेंडे के यारों को, चाइना कॉरिडोर के मुखालफों को, इन सब को ऐसा सबक सिखलाना चाहिए कि हिस्ट्री में याद रखा जाए कि राहील शरीफ का एक दौर था जिस दौर में एक्सपोज हो गए ये लोग। देखें पाकिस्तान की तारीख में मैं जब इन लोगों को देखता हूं कि ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, सादा लोग हैं,
इनकी नीयत ठीक है, इसलिए इन्होंने पड़ोसियों के न सिर्फ एजेंट्स को पकड़ा बल्कि उनको क्या कहते हैं, उनको एक्सपोज किया। इन्होंने चाइना कॉरिडोर को आगे बढ़ाया बावजूद इसके कि हमारी उस बंदरगाह के इर्द गिर्द डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज जन्म पा रही हैं। और अगर इंडियन फ्लीट जो है गल्फ में किसी अमेरिकन फ्लीट के बेस पे जाएगा तो फिर ग्वादर में चाइना फ्लीट भी आएगा जी, ये याद रख ले कौम। फिर पाकिस्तान और चाइनीज एयरलाइन जो है, पाकिस्तान और चाइनीज फजाइया आपस में जॉइंट एक्सरसाइज भी करेंगी चाइना कॉरिडोर पे। और ये राहील शरीफ का फैसला है कि मैं नेस्त तो नाबूद कर दूंगा उस मुल्की और गैर मुल्की ताकत को जो चाइना कॉरिडोर में मदाखलत करेगी। और पाकिस्तान की तरक्की का राज जो है वो ग्वादर में है, वो बलूचिस्तान में है। इन लाहौर के मेट्रो में और ऑरेंज ट्रेनों से कुछ नहीं निकलना। आपका पॉइंट यह है, जबरदस्त है। मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं जी पार्टी साथ नहीं खड़ी हुई, शहबाज शरीफ साथ नहीं खड़े हुए। पार्टी का तो पार्लिमानी कमेटी का इजलास रोज हो रहा है इस्लामाबाद में। इसाक डार साहब होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी साहिबा होती हैं, हाईली उनका जो वज़रा का इजलास होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर को की पोजीशन के ऊपर स्टैंड लिया जाता है। शहबाज शरीफ की तरफ से कोई इस तरह नहीं खास बात आई, लेकिन उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहता, अगर लोग समझते हैं तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं है। तो हम क्यों सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है उनके साथ नहीं है या भाई उनके साथ नहीं है? आप क्यों सोच रहे हो? और इस मुल्क में शौकत अजीज जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए। इस मुल्क में वो क्या नाम था उनका, जिसको अपनी बाप का कब्र का नहीं पता था, मियानी साहब लाहौर में, उनका नाम था क्या था जी, वो जो बैंक के मोइन साहब, मोइन कुरैशी, मोइन साहब, मोइन मर गए बेचारे हमारे एक डीएसपी। उन्होंने मोइन साहब का सुबह सुबह मुझे फोन किया, उसने कहा शेख साहब उन्होंने मियानी जाना है, उसके बाप की कब्र ही नहीं मिल रही। और मैं क्या, किसी बाप के खुर्शीद कसूरी से उसका बाप का नाम पूछ लो, उसकी बाप की कब्र, उसका किसी कब्र पे कुतबा लगा दो, मेमानी साहब पे कालीन बिछा दो। वही हुआ, उसने मुझे चौधरी इफ्तिखार डीएसपी ने फोन किया सुबह सुबह, अल्लाह आपका भला करे। वो कर गया पता नहीं लावारिस लाश पे किसी पे अपने बाप की कब्र समझ के दुआए खैर। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का लावारिस लाश पे जो तस्वीर बढ़ा दी पुलिस वालों ने। चलो जी, दाल और क्या भाई, तो क्या गंगू तेलू को पकड़ सकते हैं ये? उनको पता ही नहीं था कि कब मरा था उसका बाप, कब मरा था। और चौधरी इफ्तिखार साहब ने उधर कारपेट बिछा के और गमले शमले रख के और दुआ कराई और फोटो। ये इस मुल्क में अब देखे ना, मैं सबको कहता हूं कि यहां कैमरा खेला जा रहा है, जलसा खेला जा रहा है। इस मुल्क में वो पब्लिक की, मासेस की सियासत के, अवाम की आंखों में आंखें डाल के, गरीब आदमी तो इधर नजर नहीं आ रहा कहीं। धक्के खाने के लिए गरीब आदमी, महंगी दवाइयां खाने के लिए गरीब आदमी, झिड़कें खाने के लिए गरीब आदमी। ये बड़े खानदानों का प्लेटफॉर्म है अब सियासत। गरीब आदमी वोट देने के लिए पैदा हुआ है, वोट देने की तैयारी करे। अगर इलेक्शन हुए, मैं नहीं कहता कि ये माहौल इलेक्शन की तरफ जा रहा है या सिलेक्शन की तरफ जा रहा है। मेरा सियासी तज्जिया यह है, मुझे पीर फकीर ना बना दिया जाए। ये मर जाऊं तो मेरी जियारत पर आकर चादरें भी उठा के ले जाओ। सो मैं ये कह रहा हूं कि 2016 सियासत का अहम तरीन साल है और इसमें इस हुकूमत की सियासी फातेखानी हो सकती है। और पूछे ना, अच्छा, राना सिद्धार्थ को तो लाइन पे लाए कि ये पंजाब में से छोटू नहीं पकड़ा जा सका। ये छोटू कद का वो बड़ा है, देखें वो ये कहता था कि इधर आने की जरूरत ही नहीं है। और आज मुझे कोई कह रहा था कि उधर कोर कमांडर गए हुए थे, राना सनाउल्लाह साहब। हाँ जी, आज गए हुए थे। अक्सर लोग कह रहे हैं दुआ करें कि छोटू जिंदा ना पकड़ा जाए। पकड़ा गया तो क्या बताएगा शेख साहब? मुझे नहीं पता, अब आप शरारती सवाल ना पूछे। मैंने कहा दुआ करें कि वो जिंदा ना पकड़ा जाए, कोई नया कोटा ना खुल जाए इधर भी, कोई नया वो जो कराची में पकड़ा गया अजीज बलोच। मौत की दुआ किस तरह कर सकता हूं शेख साहब? मैं तो कहता हूं जिंदा पकड़ा जाए और जिन जिन सियासतदानों ने उसका साथ दिया है उन सबके वो नाम बताए। और ये हुकूमत तो खैर उनको अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है सानिया मॉडल टाउन पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो कोई आए और आके उनको भी पकड़े। मैं तो ये कहता हूं, समझता हूं कि मैं उसकी मौत की दुआ मांगूंगी। सानिया मॉडल टाउन पे खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो नजफी की स्टेटमेंट जो है उसका फैसला इनके गले पड़ेगा। और ये तोकीर शाह वगैरह, अब पता नहीं ये दूसरे जो हैं फरीद साहब, ये किधर हैं? लाहौर हैं, लंदन है, कराची है, इस्लामाबाद है। ये तोकीर शाह को भी लाएंगे, वो भी इनके खिलाफ बयान देगा।
क्योंकि सच जो है वो छुपता नहीं है, और इनको किसी की आह पड़ी है, इनको किसी की हुकूमत की आह लगी है कि बैठे बैठाए ये तो 2018 की प्लानिंग कर रहे थे और 2016 हाथ से निकलता जा रहा है। और मैं आपको पहले कह चुका हूं, इस मुल्क की सारी पार्टियां भी अब नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाएं, सारी पार्टियां, सारे लीडर, लेकिन मॉरल क्रेडिबिलिटी कोई, मैं कहता हूं कमीशन भी इनके साथ खड़ा हो जाए, जुडिशल कमीशन भी खड़ा हो जाए, इस गवर्नमेंट की मॉरल क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। और ये दागी हुकूमत जो है वो इस मुल्क में झोंपड़ी के तिनके भी नहीं दे सकती। प्रोग्राम क्या देगी ये, तरक्की क्या देगी ये, डेवलपमेंट क्या करेगी। शेख साहब, आपने कहा कि उनके भाई भी उनके साथ नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि भाई ने तो इंटरव्यू में कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो वो साथ तो है, उनको तो एमी बिला वजह कहने से क्या होता है, कहने से तो मैं भी कहता हूं, एक्सेट्रा। कहने से तो मैं भी कह देता हूं मैंने क्या बनना है प्राइम मिनिस्टर, मैंने क्या वजीर बनना है, पर मजबूर करते हैं ना लोग, जब हालात का तकाजा, हालात के तकाजे मजबूर करते हैं, और मुल्क के हालात मजबूर करते हैं, और गरीब का दर्द मजबूर करता है, और मुल्क से मोहब्बत मजबूर करती है, फिर ये मजबूर हो जाते हैं जी, और उस मजबूरी के आलम में ये हल्फ उठाते हैं। दिल इनका नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में तो बड़ी यूनिटी है शेख साहब, मैंने खुद देखा है नवाज शरीफ साहब के आगे वो चू नहीं करते शहबाज शरीफ साहब, मैंने ये सीन तो खुद देखा है, बहुत मुअद्दब है वो, रियली। मैं आपसे तो ये है, आई एग्री विद यू, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ऑफशोर कंपनियों के हक में उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बताया। हमारा पिंडी का चौधरी निसार बेवकूफ़ है, आखिरी टाइम में जाके बोल पड़ा, उसको समझाया भिजाया था, पैगाम भी मैंने भिजवाया था कि इस गंद में मत पड़ना, लेकिन वो पिंडी वाल है ना, फिर बोल पड़ा। और शहबाज शरीफ समझदार है, उसने कहा मेरा भाई है, जान से अजीज़ है, लेकिन ऑफशोर कंपनियों में मेरा कोई मामला नहीं है। राइट, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आऊंगा तो शेख साहब से मैंने सवाल ये पूछना है कि राइवंड मार्च जो है ये आइडिया शेख साहब का ही है या इमरान खान साहब के अपनी जहन में ख्याल और ख्वाब है, और क्या ये रियलिटी है वैसी धमकी है? और राइवंड मार्च से पहले ही व्यूअर्स को बता दूं कि जमाइमा खान है, उनके घर के बाहर नून लीग ने मार्च कर दिया है और धरना दिया है छोटा सा, और उस वक्त इमरान खान साहब ने बच्चों को मिलने घर में थे, और उन्होंने इमरान खान साहब से मुतालबा किया कि आप गो इमरान गो, पता नहीं जमाइमा के घर से बाहर निकालने का कह रहे थे, पता नहीं लंदन छोड़ने का कह रहे थे, बड़ा ये हुआ है प्रोटेस्ट। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। शेख साहब, ये राइवंड वाला आपका आइडिया है या ये वैसी ही बात है, या बाकी जाएंगे आप साहब, और आप भी जाएंगे इमरान साहब के साथ खुदा खासा राइवंड मार्च? अगर ये मार्च हुआ उसमें तो मैं ज़रूर जाऊंगा, और इंशाल्लाह कल परसों जिस दिन मुझे टाइम मिला, 24 से पहले मैं उनको मिलूंगा भी। अभी मैं ज़रा अपने बाज़ मसलों में मसरूफ़ हूँ। 24 से पहले मैं मिलूंगा किसी दिन भी खान को, और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। और वैसे भी राइवंड एक दो वजह से मशहूर है, एक नवाज शरीफ साहब की वजह से, एक मौलाना वहाब साहब की वजह से। अगर कोई ये समझ रहा है कि उनको तबलीगी जमात के मरकज़ के ग्राउंड में चटाइयाँ सफ़े देकर और लंगर देकर वहाँ, ऐसा नहीं होगा। ये कौम निकलेगी, मेरा दिल कह रहा है कि इस दफ़ा कौम इस तरह निकलेगी, कीड़ियों की तरह। अगर शेख रशीद मई जून जुलाई की गर्मी में किस तरह निकलना है शेख साहब? रोज़ों से पहले पहले निकलना जनाब। मई जून में भी यहाँ तहरीकें चलती रही हैं, और कौम निकलेगी तो कुछ होगा, वरना यही इनका मुकद्दर है, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ और फलाना फलाना A to Z। अगर ये कौम निकलेगी तो फल पाएगी, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो पाओगे। ये नहीं हो सकता कि घरों में बैठे रहो एसी चला के, राइट, एसी चला के घरों में बैठे रहो, समझो कि इस पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। इस पाकिस्तान की सालमियत को मैंने आज तक ये जुमला नहीं बोला, पहली दफा मैं महसूस करता हूं शदीद खतरात लाक हैं। लोग जमहूरियत को कहते हैं, जमहूरियत तो कई दफा लुटी है इस मुल्क में, जमहूरियत कई दफा बेवा हुई है इस मुल्क में, जमहूरियत कई दफा घर से भागी है, फिर आ जाती है। लेकिन अगर मुल्क की सालमियत और मुल्क का प्राइम टाइम और तरक्की के अदवार हाथ से निकल गए तो फिर ये जमहूरियत भी खूंडे पे टांग दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा अल्लाह को पता है। लेकिन मैं हर प्रोग्राम में यही कह रहा हूं कि इनकी अल्लाह को सब पता है जी, ना जाओ, एहतसाब के अमल को कामयाब बनाओ। राइट शेख साहब, वक्त खत्म हो गया। एहतसाब वो लोग तो नहीं कर सकते जिनका पर इल्जाम हो, बहरहाल हमें नहीं पता किस पे इल्जाम फिलहाल है, किस पे नहीं है, कौन सुरखरू होगा। व्यूअर्स, आप शेख साहब के ख्यालात से एग्री तो कर सकते हैं और डिसएग्री भी कंप्लीटली कर सकते हैं। फ्रंटलाइन कामरान ट्विटर अकाउंट पे आप हमें जवाब दे सकते हैं।